आइए आज हम लोग जानते हैं सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत मैथ पेडागॉजी सब्जेक्ट को। जैसा कि हम लोग का ये पार्ट 8वां है, इसके पहले 7 पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स, जो कि हम लोगों का ये पार्ट नंबर 8 है। इसके पहले 7 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम एग्ज़ाम देते हैं सी टेट का, एम पी टेट का और किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम को देंगे, आपको मैथ पेडागॉजी के अंतर्गत 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनना तय होता है। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम बच्चे को गणित कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाएंगे, ना कि हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। सूत्र लिखे और बच्चे को क्लास में गए, सूत्र लिखे और सीधे सीधे प्रश्न को हल करा दिए। बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, सीधे सीधे रट्टा मार लेगा, उसे कुछ भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ही पढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक शिक्षक के रूप में हमारी जो भूमिका होती है उसको भी बदलना पड़ेगा। शिक्षक की भूमिका जैसे वर्तमान समय में एक प्रशासक की है, ठीक है, लेकिन हमें उसको बदल के एनसीएफ 2005 हमें ये बताता है कि हमें एक शिक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका है, सुविधा प्रदाता के रूप में। ठीक है, सुविधा प्रदाता। केवल हमें क्या करना है, अपने विचारों में परिवर्तन ला देना है। हो गया हमारा विचारों में परिवर्तन अगर आ गया कि हम प्रशासक नहीं हैं, हम शिक्षक नहीं हैं, हम क्या हैं, बच्चे के लिए सुविधा प्रदाता हैं, तो कहीं ना कहीं एक बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। नहीं तो वो डर के कारण विद्यालय भी नहीं आता है और बेहतर तरीके से सीख भी नहीं पाता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए, जैसे क्लासरूम में चेयर होती है बैठने के लिए, सुविधा के लिए, उसी प्रकार से शिक्षक भी क्या है, केवल एक सुविधा के लिए हैं। किसके, बच्चे के लिए। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है बच्चा। बच्चा क्या चाहता है, आपको वही करना है, ना कि आपको अपने अनुसार बच्चे को कराना है। ये क्या किसकी बात है, ये पेडागॉजी की बात है, ये शिक्षण की बात है। ये आपको आना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से शिक्षण कर पाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं, इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था अनुसंधान विधि को, तो आज हम लोग जानेंगे अनुसंधान विधि के गुण को, अनुसंधान विधि के दोष को, और एक अगली विधि है हमारी समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो पहला गुण है अनुसंधान विधि का, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्य पर आधारित होता है। ठीक है, कौन, अनुसंधान विधि जो होती है, हम आप कल जाने हुए थे कि क्या करते हैं हम इसमें, प्रयोग के माध्यम से बालक सीखता है। ठीक है, खोज करके बालक सीखता है, तो कहीं ना कहीं ये विधि कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी, और बच्चा क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आप जानकारी को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की रचना करनी पड़ती है। यहाँ पर किताबों में ज्ञान लिखा रहता है, इसलिए हमने भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या मानना है, यहाँ पे जानकारी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्य पर आधारित होता है। अगर आप प्रयोग करेंगे, खोज करेंगे, तो निश्चित ही आप क्या करेंगे, प्रत्यक्ष तथ्य पर ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जानकारी को प्राप्त करेंगे। ये किसकी बात हो रही है, अनुसंधान विधि के गुण की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में अन्वेषण शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास होता है। अन्वेषण शक्ति आपको पता ही है, अनुसंधान विधि का दूसरा नाम है। ठीक है, अन्वेषण विधि, तो अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। ठीक है, यहाँ पर बच्चे खोज करेगा तो चिंतन भी करेगा, चिंतन के लिए चाहिए हमें समस्या। हम क्यों हमारे मन के अंदर विचार तब आता है जब कोई ना कोई हमारे पास समस्या होगी, और चिंतन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, समस्या से होती है। हमारा दिमाग अपने आप ही किसी बारे में नहीं सोचेगा, कब सोचेगा, जब आपके अंदर, मन के अंदर विचार आएगा। विचार किस रूप में आएगा, कोई समस्या आएगी, उस समस्या में क्या करेंगे आप, समस्या को हल करने के बारे में विचार करेंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा चिंतन। ठीक है, तो हम ये क्या जाना, पहला और दूसरा
अनुसंधान विधि के गुण के बारे में। आइए जानते हैं अगला पॉइंट हम लोगों का, अनुसंधान विधि के दोष। हमें फोकस करना होता है केवल गुण पे। दोष क्या करते हैं, किसी भी शिक्षण विधि को अधिक स्पष्ट करते हैं और ये बोलते हैं अभी इसमें आप और सुधार लाइए। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, शिक्षण विधियों में और बेहतर तरीके से सुधार लाना है तो आप जो दोष होते हैं उन पर क्या करिए, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करिए जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और जिस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं। पहला दोष है समय पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक है, अगर आप कक्षा में प्रयोग करेंगे, खोज करेंगे तो निश्चित है कि उसमें समय ज़्यादा लगेगा और समय ज़्यादा लगेगा तो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जैसे आप मैथ क्लास 10th की आप मैथ पढ़ाते हैं, उसमें पहले से फिक्स कर दिया गया है कि त्रैमासिक परीक्षा में आपको 5 पाठ तक आएगा, छमाही में 10 पाठ तक आएगा, वार्षिक में पूरा आएगा। तो अगर आप प्रयोग कर करके बताएंगे बच्चों को तो निश्चित ही है आप पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रयोग करने में समय बहुत लगता है। सेकेंड पॉइंट हमारा, निचली कक्षा के लिए यह उपयोगी नहीं है। स्वाभाविक है, निचली कक्षा के बच्चे के पास पूर्व ज्ञान कुछ नहीं होता है। जब पूर्व ज्ञान कुछ नहीं है तो क्या हो गया, यह निचली कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए है, निचली का मतलब हो गया जैसे LKG UKG फर्स्ट सेकेंड, लेकिन जैसे ही बच्चा 3rd 4th 5th में आता है वो उसके पास पूर्व ज्ञान हो जाता है। हम मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके एक बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उसे हम सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ पे ही हमने इसको बता दिया, समय और परिश्रम ज़्यादा लगता है। अगर आप प्रयोग करेंगे, अगर आप खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका समय भी लगेगा और आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। अगली विधि के बारे में जानते हैं हम लोग, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, इसकी परिभाषा दिया हुआ है एक बुद्ध ने, किसकी, समस्या समाधान विधि की, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की समस्या समाधान विधि है क्या, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, समस्या समाधान विधि निर्देशन की वह विधि है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान ढूंढना बालक के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर बुढ़िया बता रहे हैं कि समस्या समाधान विधि है क्या। सीधे सीधे यही बोल रहे हैं कि एक बालक को आपको समस्या दे देनी है और बालक उस समस्या का हल ढूंढना उसके लिए क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। आप बच्चे को कोई समस्या दे दीजिए और बच्चा क्या करेगा, उस समस्या को हल करने का एक उपाय ढूंढेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा, खोज करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन क्या करेगा, उस समस्या को हल करने के बारे में सोचेगा। तो क्या होगा, समस्या समाधान विधि हो जाएगी। फिर से एक बार देखेंगे, उनकी जो डिफिनीशन का हमने अर्थ बताया है, बाकी आपको इसमें जो शब्द लिखे होते हैं केवल उन्हीं शब्दों को लिखना होता है। अगर आप इसमें से कोई अपना शब्द लिखेंगे तो आपकी परिभाषा मानी जाएगी, ना कि बुड की परिभाषा मानी जाएगी। बुड के जो शब्द हैं भले ही गलत हों या सही हों, आपको अगर बुड की परिभाषा आ गई एग्जाम में तो आपको सेम टू सेम यही लिखना है, आपको अपने से कुछ भी इसमें नहीं जोड़ना है। ठीक है, जैसे प्रोत्साहित को आप कोई दूसरा शब्द यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या लिखना है, प्रोत्साहित ही लिखना है। ठीक है, निर्देशन को आप कोई दूसरा शब्द लिख सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे हिंदी में शब्द हैं कि इसके आप अलग अलग शब्द लिख सकते हो, लेकिन आपको अगर आ गया एग्जाम में बुड के अनुसार समस्या समाधान विधि है क्या, तो आपको यही लिखना है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्या समाधान विधि निर्देशन की वह विधि है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान ढूंढना बालक के लिए अनिवार्य है। मतलब आप कोई समस्या दे देंगे बच्चे को, बच्चा का क्या करेगा, उस समस्या के बारे में चिंतन करेगा और चिंतन करके क्या करेगा, उस समस्या को हल करने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा, बच्चे का जो जानकारी है, बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। स्थायी मतलब उसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग इट। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। जो हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है आपका NCERT 2005, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था इसी का अनुकरण करके अभी तक चल रही है। फिर आगे हम लोग जानते हैं समस्या समाधान विधि के क्या क्या सोपान हैं। सोपान का मतलब है स्टेप।
मतलब आप समस्या समाधान विधि को अगर आप क्लासरूम में अप्लाई करते हैं तो आपको किन किन चरण से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 4 चरण दिए गए हैं, यहाँ पे 4 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है समस्या का चयन करना। ठीक है, आपको सबसे पहले एक समस्या का चयन करना पड़ेगा, फिर समस्या चयन का कारण, आप क्यों समस्या को चयन कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे पहले आपको, यहाँ पे शिक्षक की बात हो रही है, शिक्षक को क्या करना होगा, पहले एक समस्या का चयन करना होगा, फिर समस्या चयन का कारण भी आपको वहाँ पे तय करना होगा। ऐसा कुछ भी आप बच्चे को नहीं सिखाएंगे जो उसके लिए निरर्थक हो। आप क्या करेंगे, आप सार्थक सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है किसके लिए हैं, शिक्षक के लिए हैं। ठीक है, कि समस्या का चयन करना है आपको कि ऐसी कौन सी समस्या है जो बच्चों को आप दे रहे हैं, फिर उस समस्या का चयन का आप कारण क्या है, आप दोनों करेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में इसको समझ सकते हैं, पाई एक परिमेय संख्या है, आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एक समस्या का चयन कर लिए कि सिद्ध करो कि पाई एक परिमेय संख्या है। फिर आप इसका चयन का कारण क्या है आपका, कि आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसके लिए, समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का आप प्रयोग कर रहे हैं। फिर क्या करेगा बच्चा, यहाँ पे समस्या को पूर्ण करेगा। यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है, स्टूडेंट कार्य कर रहा है, बच्चा कार्य कर रहा है। यहाँ पे 2 पॉइंट में टीचर का कार्य है, 2 पॉइंट में स्टूडेंट का कार्य है। समस्या को पूर्ण करना बच्चा कहाँ से पूर्ण करेगा, बुक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, पेरेंट्स के माध्यम से, फ्रेंड्स के माध्यम से, जहाँ भी वो उसको ये आपकी जो ये समस्या थी, आपने जो उसको समस्या का सिलेक्शन किया है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप है समस्या को हल करना। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न कभी कभी यहाँ से बना लेता है। इनके जो स्टेप हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सही स्टेप यही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वो क्या करेगा, इन्हीं को घुमा देगा, पहले इसको लिख देगा, फिर इसको लिख देगा, फिर इसको, ऐसे उल्टा सीधा कर करके 4 ऑप्शन बनाएगा। उसमें बोलेगा कि समस्या समाधान विधि की सही सोपान क्या है, सही स्टेप क्या है। तो आपको ध्यान करना है कि आपको यही समझना है। इसमें हमको लगता है कभी कभी समस्या को हल करना पहले आएगा, समस्या को पूर्ण करना बाद में आएगा, जबकि ये ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक तर्क है जो आप लोग बाद में जानेंगे। फिर ये क्या थे हमारे समस्या समाधान विधि के स्टेप। अगर आप क्या करते हैं, क्लासरूम में समस्या को अप्लाई करते हैं, आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग करके पढ़ाना चाहते हैं, आपको इन स्टेप का फॉलो करना अनिवार्य है, तभी आप बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज कर पाएंगे अपने क्लासरूम में। ठीक है, फिर अगला हमारा पॉइंट है समस्या समाधान विधि अनुसंधान विधि की तरह है जो करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया, बच्चा क्या करेगा, समस्या को सर्च करेगा, बुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, सभी से क्या करेगा, वो समस्या के बारे में चिंतन करेगा, विचार करेगा, जानकारी को इकट्ठा करेगा। तो बच्चा यहाँ पे खुद कर रहा है, मतलब करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। जो NCF 2005 हमारा यही बार बार बोलता है कि शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षा में सबसे पहले महत्वपूर्ण है बच्चा, इसके बाद सभी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, शिक्षक हो गए, बुक हो गई, बिल्डिंग हो गई, हम आप सब हो गए, क्या है सब संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चा, क्योंकि शिक्षक किसके लिए तैयार किया गया है, शिक्षक इस विद्यालय में किसके लिए आते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए। बुक किसके लिए है, बच्चे को पढ़ने के लिए है। ठीक है, बिल्डिंग किसके लिए है, बच्चे को बैठने के लिए। ठीक है, बच्चा इनके लिए नहीं है। जब तक आप अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे, बच्चा क्या होगा, ऐसे ही अस्थायी रूप से रट्टा मार मार के सीखता रहेगा। ठीक है।